हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो सेशन हमारा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है और अब ये सेशन और इससे जुड़े हुए आगे के सेशन सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियसली इक्वेशंस। तो इक्वेशंस से रिलेटेड डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स चैप्टर में से क्वेश्चन लगभग हर साल आ ही रहे हैं। तो ये टॉपिक इसलिए हो जाता है हम लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो देखो, इसमें दो तरह की इक्वेशंस होती है। एक होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और एक होता है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो हम लोग 10th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं और वहीं से हम लोग रिवाइज करते हैं ताकि बातें जो हैं कनेक्ट होती जाए। जैसे कि तुम लोगों ने ये इक्वेशन देखी थी 10th क्लास के अंदर, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब हम ये 10th क्लास में पढ़ते थे तब हम इसको बोलते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बट अब हम लोगों के पास एक और नाम पे यहाँ पे नाम आ चुका है कि ये दोनों की दोनों लाइन जो है दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है प्लेन में। तो अगर ये दोनों लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है तो दो लाइन एक प्लेन में किस किस तरीके से हो सकती है, तो वो पॉसिबिलिटी है, तीन तरह की पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों की दोनों लाइन क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो, मतलब दोनों के बीच में क्या हो, एक कॉमन पॉइंट हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों की लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, पैरेलल होगी दोनों लाइन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लाइन जो है एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्साइडिंग लाइन। तो L1 भी यही है, L2 भी यही है। जैसे कि मान लो मैं इसको नाम दे देता हूँ L1 और इसको नाम दे देता हूँ L2। तो L1 और L2 फर्स्ट केस में इंटरसेक्ट कर रही है और L1 और L2 सेकंड केस के अंदर पैरेलल है, और L1 और L2 सेम है। जैसे कि सपोज करो कि इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके नई इक्वेशन लिख देता हूँ, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। तो वो कॉन्साइडिंग लाइन रहेगी। क्लियर। तो जितने कॉमन पॉइंट दोनों लाइन के बीच में होंगे उतने ही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। हम यहाँ पे स्लोप देख के भी बता सकते हैं कि अगर स्लोप इक्वल है तो या तो सेकंड होगा या थर्ड केस होगा। अगर स्लोप इक्वल नहीं है तो फर्स्ट केस होगा। अब जो नॉर्मल हम लोगों का जो 10th क्लास के अंदर जो कंसेप्ट था उसके अंदर हम लोग ये पोजीशंस किस किस तरीके से देखते थे। तो पहली पोजीशन है दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। तो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन कितने होंगे उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन एक ही होगा और उसको हम लोग बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब उस केस में क्या है, कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, नो सॉल्यूशन। और अगर L1 L2 कॉन्साइड है, मतलब एक पॉइंट अगर L1 पे तो L2 पे भी होगा, मतलब सारे पॉइंट कॉमन होंगे, तो इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब अगर हम लोग बात करें कि कैसे हम लोग पता लगे लाइन की इक्वेशन देख के कि कौन सा वाला केस है, तो सिंपल सी बात है। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये बिल्कुल है ना। अगर तुम a1 के नीचे b1 और b2 के ऊपर a2 ले आओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे साफ तुम्हें दिख जाएगा कि ये ना ऐसा लिखा हुआ है m1 नॉट इक्वल टू m2। स्लोप होता है ना -a/b, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -a1/b1 नॉट इक्वल टू -a2/b2। तो ये वही इक्वेशन है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई एंड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। ओके। तो फर्स्ट केस में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 अगर ऐसा होगा तो लाइन क्या होगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब सॉल्यूशन कितने आएंगे? एक। अब देखो, लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल होने का मतलब है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए? c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल। और जो थर्ड केस है, थर्ड केस के अंदर क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अभी मैंने बताया ना तुम्हें, पहली लाइन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी लाइन ले रहे हैं, तो a1 और a2 और b1 और b2 और c1 और c2 सेम रेशियो में होंगे। ओके। तो ये केस हैं जो हम लोग पहले से जानते हैं, बट ये हमें अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर, ये हम लोगों को याद आ जाना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो देखो हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं, क्या क्या है ये, k प्लस 1, ये a1 है, प्लस 8y इज इक्वल टू 4k। अब दोनों इक्वेशन में इक्वल में लिखा है तो c1 हम लेंगे 4k और c2 ले लेंगे 3k माइनस 1। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, kx प्लस k प्लस 3
y इज इक्वल टू 3k-1। अब देखो ये बोल रहा है इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए अभी हम लोगों ने क्या देखा है, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा। तो ये हम कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं, तो क्या आएगा k+1/k इज इक्वल टू 8/k+3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4k डिवाइड बाय 3k-1। अब इसको नाम दे दो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से। इसको हम फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड दे देते हैं और इसको थर्ड नाम दे देते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को लेता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड को अगर मैं लेता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास k+1/k इज इक्वल टू 8/k+3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो k+3 को k+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा k² + 4k+3 इज इक्वल टू 8k। क्लियर। अब देखो 8k को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। अगर हम 8k को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी k² - 4k+3 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लो तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे k-1 k-3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू मिल रही है k इज इक्वल टू 1 एंड 3। अब ये जो k इज इक्वल टू 1 और 3 है ना, तो इससे ये मत बोल देना कि सीधा आंसर हमारा कितना आ गया 2, क्योंकि ये k इज इक्वल टू 1 और 2 हम लोगों का ये वाला इक्वल कंसिडर करके हुआ है। अभी हम लोगों ने सेकंड और थर्ड वाला सॉल्व करना बाकी हम लोगों को। सेकंड एंड थर्ड भी तो इक्वल होने चाहिए, तो सेकंड और थर्ड अगर हम लेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 8/k+3 इज इक्वल टू 4k/3k-1। अब इस इक्वेशन को भी हम लोगों को सॉल्व कर लेना चाहिए। तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3k-1 मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 24k-8 इज इक्वल टू 4k² + 12k। ओके, तो ये इक्वेशन सॉल्व करके कैसे आएगी 4k² उधर ही रहने देते हैं हम लोग, -12k + 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आके क्या हो जाएगा k² - 3k + 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके भी फैक्टर बना लो जैसे पहले बनाए थे, k-1 k-2 बराबर 0। तो k की वैल्यू क्या क्या आ रही है 1 एंड 2, k इज इक्वल टू आ रहा है 1 एंड 2। अब देखो यहाँ से आ रही है 1 और 2 वैल्यू, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है 1 और 3। तो दोनों से k की हम वो वैल्यू निकालेंगे जिसके लिए हम लोगों का a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इसके लिए है, और b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इसके लिए है। पर हमारे इन्फाइनाइट सॉल्यूशन के लिए तीनों जो है इक्वल होने चाहिए। तो तीनों इक्वल होने के लिए k की यहाँ से जो वैल्यू आ रही है, तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो k इज इक्वल टू कितना आ रहा है k इज इक्वल टू 1 ओनली। तो हम सिर्फ बोलेंगे 1 वैल्यू ऑफ k। तो कौन सा ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा क्या चेंज कर देता हूँ। सपोज करो वो बोलता है कि 0 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन के अंदर होता नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के केस में हम क्या देखना चाहिए था हम लोगों को नो सॉल्यूशन के केस में। तो नो सॉल्यूशन के केस में होता a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, जो हो रहा है k इज इक्वल टू किसके लिए, ऐसा हो रहा है k इज इक्वल टू 1 एंड 3 के लिए। ओके, अब देखो b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 k इज इक्वल टू किस वैल्यू के लिए हो रहा है, k इज इक्वल टू 1 के लिए हो रहा है ना। तो उस केस में हम लोग आंसर हमारा सिर्फ कंसिडर करते 3। तो k इज इक्वल टू 3 अगर हम कंसिडर करते हैं तो इक्वेशन जो दी हुई है उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 9 सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में अभी यहाँ पे कितना लिखा हुआ है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पे क्या भी लिखा हुआ हो सकता था 0 सॉल्यूशन। तो 0 सॉल्यूशन के केस में हम लोगों को क्या करना है, देखो अभी हम लोगों ने केस देखा है 0 सॉल्यूशन के केस में हम लोगों को a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। वी शुड टेक केयर ऑफ दिस। ओके, चलो नेक्स्ट अभी हम लोग सॉल्व करते हैं 3 इक्वेशन वाला। तो 3 इक्वेशन वाली पहली बात तो दिखेगी कैसे, वो लिख देते हैं हम लोग। तो इक्वेशन मान लेते हैं a1x + b1y + c1 लिख लेते हैं ना, अब z भी आ जाएगा। तो c1z इज इक्वल टू d1। इसी तरीके से a2x + b2y + c2z इज इक्वल टू d2।
एंड तीसरी इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन थी L1 और L2 की, तो हम लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये जो L1 L2 की इक्वेशन है, यहाँ से हम x और y की वैल्यू सिंपली सॉल्व करके निकाल सकते हैं। या तो एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे या फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अगर इक्वेशन 3 वेरिएबल में है तो यहाँ पे इक्वेशन अगर 3 वेरिएबल में है तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं है जितना 2 वेरिएबल के लिए था। तो क्या करें, तो इसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ मेथड लगाएंगे। तो मेथड लगाने के लिए पहले यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स मेथड पढ़ रहे हैं सबसे पहले। तो मैट्रिक्स मेथड के अंदर ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन लिखी हुई है लीनियर फॉर्म में, इसको हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो हम एक मान लेते हैं कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, जो कॉफिशिएंट से मिलकर बनी होती है। कॉफिशिएंट मतलब यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3 को हम ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, ऐसा बोर्ड में भी है NCERT में A3 B3 C3 ये वाला मेथड। बट कंपटीशन में जो आएंगे ना क्वेश्चन, उसको हम इस मेथड से नहीं, डिटर्मिनेंट वाले मेथड से करेंगे। बट ये मेथड भी हम लोगों को पढ़ना चाहिए क्योंकि सिलेबस में है। इसी तरीके से x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक कॉलम मैट्रिक्स x y z। ओके, और b मैट्रिक्स अब एक मान लेते हैं हम लोग कि वो है राइट हैंड साइड में D1 D2 D3। अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, उसको पूरी तरीके से अगर मैट्रिक्स फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो इस तरीके से ये इक्वेशन लिखी जा सकती है ax इज इक्वल टू b। तुम खुद देख लो, ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है 3/3 की, और ये कितने बाई कितनी मैट्रिक्स है 3/1। एक कॉलम है 3 रो है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/1 का आंसर आएगा और 3/1 का ही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर। तो देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ये रो बाय कॉलम, तो A1 B1 C1 किससे मल्टीप्लाई होगा XYZ से, और बराबर किसके, वो D1 के। तो पहली वाली इक्वेशन आ जाएगी हम लोगों की। नेक्स्ट मल्टीप्लाई क्या होगा, A2 B2 C2 को XYZ से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा D2, तो सेकंड वाले। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, एक्स मैट्रिक्स, ये हमें फाइंड करनी है। क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि हमें XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है। XYZ की वैल्यू किस में है, एक्स मैट्रिक्स में। तो यहाँ से एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करने का एक तरीका हो सकता है कि हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दें, A इन्वर्स से। तो अगर हम A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो इक्वेशन कैसे दिखेगी, A इन्वर्स B। तो इसको अब देखो A इन्वर्स इंटू A कितना हो जाएगा I इंटू एक्स क्या हो जाएगा x। तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A इन्वर्स B। तो ये हम लोगों का तरीका रहेगा x को सॉल्व करने का मैट्रिक्स के थ्रू। नॉर्मली 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन को सॉल्व करने का नॉर्मल कोई मेथड नहीं है, मैट्रिक्स से इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट ये स्टेप देखने के बाद एक बात दिमाग में आ सकती है तुम्हारे कि अगर A इन्वर्स पॉसिबल नहीं हुआ तो, है ना, ज़रूरी थोड़ी ना हर मैट्रिक्स का A इन्वर्स पॉसिबल हो। तो अगर A इन्वर्स का मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं हुआ तो क्या हम ये मेथड यूज़ करेंगे। तो अब दिमाग में आता है A इन्वर्स पॉसिबल हो तब और A इन्वर्स पॉसिबल नहीं हो तब। तो देखो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला केस हम लोग मान लेते हैं कि जो A इन्वर्स है वो पॉसिबल है। A इन्वर्स क्या है, एग्जिस्ट करता है। अब देखो एग्जिस्ट ये करेगा तो सिंपल सी बात है, या फिर हम लोग बोल देते हैं पॉसिबल। A इन्वर्स जो है वो क्या है, पॉसिबल। अब A इन्वर्स कब पॉसिबल होता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसको हम लोग बोल देते हैं कि भाई वो 0 के बराबर नहीं है, तो पॉसिबल है। तो हम लोग इसी तरीके से चलते हैं, केस फर्स्ट बना देते हैं, क्या केस A बना देते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियसली हम लोग बोलेंगे A इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो सॉल्यूशन जो रहेगा हम लोगों को बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे इक्वेशन क्या थी, AX इज इक्वल टू B। AX इज इक्वल टू इक्वेशन क्या थी B, दोनों तरफ A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी। X की वैल्यू क्या आ जाएगी, A इन्वर्स B। अब देखो इस केस में हम एक्स वाई जेड को फाइंड कर पाएंगे इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में हम एक्स वाई जेड फाइंड कर पा रहे हैं, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन या यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड हम लोग फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड अगर डिटर्मिनेंट ऑफ 0 नहीं है। अच्छा एक और बात, जैसे ये 3 इक्वेशन है, इससे पहले 2 इक्वेशन हुआ करती थी, तो 2 इक्वेशन तो किसको रिप्रेजेंट करती थी, लाइन को, प्लेन में।
वैसे ही लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल भी स्पेस में किसी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? खुद प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा हम 3D वेक्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो 2 प्लेन, 3 प्लेन हो सकते हैं पैरेलल हो, कुछ भी सॉल्यूशन ना हो। 3 प्लेन हो सकता है इंटरसेक्ट कर रहे हो, जैसे एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड प्लेन ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करते हैं तो एक सॉल्यूशन आता है। और इसी तरीके से अगर तुम मान सकते हो जैसे तुम्हारा नोटबुक है, नोटबुक के सारे जो पेजेस हैं वो सारे के सारे अलग अलग प्लेन है, तो उनका इंटरसेक्टिंग कहाँ हो गया? जहाँ पे वो जॉइंट होते हैं, है ना। तो 3 प्लेन के इन्फाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, 9 सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही पॉइंट पे तीनों के तीनों प्लेन क्या हो रहे हो? इंटरसेक्ट कर रहे हों। तो ये तो हम लोगों का हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस के अंदर ऑब्वियसली हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ 0 के बराबर है तो जो हम लोग जो मेथड है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे जो अभी तक हम लोग कर रहे थे। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट या नॉट पॉसिबल, नॉट एग्जिस्ट या नॉट पॉसिबल। तो हम कौन सा वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते कि भाई ए एक्स इज इक्वल टू बी है, तो अब हम यहाँ पे इसको ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ए इन्वर्स तो हम लोग कैलकुलेट कर ही नहीं सकते क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ 0 है, बट हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो इस केस में हम एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और एक्स से तो है ही सही, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो इस तरह की कोई मैट्रिक्स आएगी हमारे पास। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए और ए जो है ये हम लोग प्रॉपर्टी इसकी जानना चाहिए, हम लोगों को हमें पता होनी चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आई तो एक्स के साथ मिलके हो जाएगा एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओनली। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब देखो हम पहले से ही केस क्या लेके चल रहे हैं कि भाई हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर है ना। अब अगर राइट हैंड साइड भी 0 के बराबर हो जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 केस बना सकते हैं। फर्स्ट केस क्या है? इफ़ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो भी 0 के बराबर है, तो हम बोलेंगे देन जो सिस्टम था हम लोगों का, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि वेरीफाई हो रही है इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 है और राइट हैंड साइड में भी 0 है। लेफ्ट हैंड साइड में क्यों 0 में बोल रहा हूँ? क्योंकि हम केस ही डिटर्मिनेंट ऑफ 0 को लेके चल रहे हैं और यहाँ से हम लोगों का ये डिटर्मिनेंट ही आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 और हमने बना दिया कि अगर राइट हैंड साइड में भी 0 तो 0 बराबर 0 होने की वजह से जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कौन सी? ए एक्स इज इक्वल टू बी, जो अभी हम लोगों ने 3 इक्वेशन लिखी थी। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि राइट हैंड साइड में जो अवेलेबल है एडजॉइंट ऑफ ए को अगर मैं बी के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और वो 0 के बराबर नहीं आता, तो देखो केस किस तरीके से समझाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 है और राइट हैंड साइड में 0 है, तो जो सिस्टम है देन सिस्टम, कौन सा सिस्टम? वही ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इस केस में हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इस केस में हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में तो देखो ये जो है ये वाली जो इक्वेशन है इससे ही हम लोग सब कुछ बोल रहे हैं, नीचे वाले केस सारे के सारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड तो 0 है ही सही, अगर राइट हैंड साइड भी 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और मान लो राइट हैंड साइड 0 के बराबर नहीं है तो हम इस एक तरीके से है ना ऐसा बोल रहे हैं 0 इक्वल टू नॉट 0, नॉट 0 मतलब राइट हैंड साइड में एक 0 क्वांटिटी नहीं है और लेफ्ट हैंड साइड में 0, दोनों को बराबर लिखा है, तो ये कहीं ना कहीं इक्वेशन इनवैलिड है ना। इनवैलिड होने की वजह से ही हम ऐसा बोल रहे हैं सेकंड केस में कि सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये था मैट्रिक्स मेथड। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट मेथड, या फिर हम उसको बोल सकते हैं क्रैमर रूल। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से ही क्वेश्चन बनते हैं जो जेईई में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं।